हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफी सारे बच्चे हमारे थंबनेल से ही समझ गए होंगे हमने क्या स्टार्ट किया है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर बोथ 11 एंड 12 क्लास के जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट मीन्स आपके तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट की 11th एंड 12th क्लास के सारे चैप्टर्स करेंगे। आज जो हमने फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करी है वो अकाउंटेंसी से स्टार्ट करी है, क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। आप अपने छोटे और बड़े बहन भाई को इस सीरीज के बारे में जरूर बताओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? देखो, आप 11th के बच्चे हो, नए नए अभी इस सब्जेक्ट को आपने सुना है, जाना है। जाना तो नहीं है, जानने के लिए आपका आज फर्स्ट क्लास है। तो अकाउंटिंग क्या है? देखो, अकाउंटिंग को आप कह सकते हो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दिस इज ए language of business. How you can say that this is the language of business? देखो, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूं, सामने वाला मेरी बात सुन सके, समझ सके। तो बिजनेस के अंदर मेरे बिजनेस की सिचुएशन को कौन समझाता है? मेरे बिजनेस की सिचुएशन को हमारा अकाउंट्स बताता है। वो समझाता है कि एक्चुअली में मैं किस स्टेट पे हूँ। समझ में आया? फर्स्ट, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? अकाउंटिंग एक तरीके का प्रोसेस है। मैडम, ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब आप सिंपली जानते हो, समझते हो, स्टेप बाय स्टेप। जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज या सीक्वेंस की बात करते हो कि स्टेप 1 पे जाने से पहले आप स्टेप 2 पे जाने से पहले आप स्टेप 1 पे नहीं जा सकते। स्टेप 2 को कंप्लीट किए बिना आप स्टेप 3 पे नहीं जा सकते। तो दिस इज योर प्रोसेस। सेम इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी ये एक प्रोसेस है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का। ये जो टर्म है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये अपने आप में एक चैप्टर है। बस मेरे को 5 मिनट इस डेफिनेशन की दो, फिर तुम्हें हर चीज समझ में आएगी। ओके। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का। जब तक आपने एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं किया, यू कांट क्लासिफाई इट। जब तक आपने एंट्रीज को क्लासिफाई नहीं किया, आप उनको समराइज नहीं कर सकते। जब तक आपने समराइज नहीं किया, यू कांट एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर अकाउंटिंग। साथ में आप उनको एनालाइज करके कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अकाउंटिंग क्या हुआ? अकाउंटिंग एक आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। अकाउंट की टर्म के अंदर रिकॉर्डिंग को हम जनरल बोलते हैं। ये क्या टर्म आई? जनरल। जनरल एंट्रीज के ऊपर आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, ये वहां समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि मैंने सोनू को 10 रुपए का सामान बेचा, मैंने मोनू से 50 रुपए लेने हैं, मैंने गोलू से 100 रुपए लेने हैं, मैंने 20 रुपए उधार में सामान खरीदा। ये जितनी भी एंट्रीज हैं, इनको रिकॉर्ड करना इज योर रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग को ही अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? जनरल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? मैंने यहां लिख दिया, लाइक इसी को रेज करके करते हैं यहाँ पे। मैंने यहां लिखा 100 रुपए का सामान दिया, 200 रुपए का सामान लिया, 50 रुपए मोनू को दिए, 30 रुपए जो है वो मैंने गुड्डू को दिए, 12 रुपए मैंने सोनू से ले लिए, 25 रुपए मैंने टोनू को दे दिए, 20 रुपए मैंने गुन्नू को दे दिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये आपका, आप कह सकते हो, एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है चीजों को अरेंज करने का। तो मैंने क्या किया? मैंने ना एक टी शेप अकाउंट बनाया। ध्यान से समझना इसे। मैंने एक टी शेप फिगर बनाई। अकाउंट भी छोड़ दो, क्या होता है अकाउंट हमें नहीं पता मैडम अभी। ठीक है जी, आपको टी शेप फिगर का पता है, गॉट इट। आपने टी शेप फिगर बनाई, उसमें आपने एक तरफ लिख दी सारी पॉजिटिव चीजें,
दूसरी तरफ लिख दी आपने सारी नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव चीजों में क्या, मैंने 100 रुपए लेने थे, मैंने 50 रुपए लेने थे, मैंने 30 रुपए लेने थे, मैंने 25 रुपए लेने थे, मैंने 20 रुपए लेने थे। यहाँ लिख दी नेगेटिव, 200 रुपए देने थे, 12 रुपए देने थे, 18 रुपए देने थे, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये जो टी शेप आपकी बनाई है ये अकाउंट होता है। जो इसकी पॉजिटिव साइड, जो ये वाली साइड होती है, इसको आप डेबिट बोलते हो, और इस वाली साइड को आप क्रेडिट बोलते हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को आप भूल जाओ। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैडम क्या हम यहाँ पे सिर्फ ये एंट्री ऐसे ही लिख देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, फिर अगेन अमाउंट। यहाँ मुझे लिखना होता है ये सोनू से 100 रुपए, ये मोनू से 20 रुपए, ये टोनू से 30 रुपए लिए, ये गोनू से 20 रुपए लिए, और ये XYZ से 50 रुपए लिए। सेम यहाँ पे भी आपको 200 रुपए देने हैं। ये नेगेटिव में, पर्टिकुलर्स में यहाँ क्या, आपको उसका नाम लिखना होता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का अकाउंट बन गया आपका। तो क्लासिफिकेशन कैसे हुई? क्लासिफिकेशन आपसे ऐसे हुई थी कि आपने यहाँ पे सोनू का अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, सोनू से जितना लिया विद डेट, विद डेट का कॉलम मैं भूल गई, ध्यान रखना यहाँ डेट का कॉलम भी आता है। विद डेट कि 10 तारीख को मेरे को इतने रुपए सोनू को देने हैं, 20 तारीख को के अकॉर्डिंग मुझे इतने रुपए सोनू से लेने हैं। तो जिसको जितना देना, जिससे जितना लेना, सबका हमने अलग अलग खाता बना दिया, सबका हमने अलग अलग एक टी शेप अकाउंट बना दिया। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लेजर। क्या कहा जाता है इसे? लेजर। समझ में आया? फर्स्ट रिकॉर्डिंग क्या था? देखो थोड़ी सी चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो सिर्फ अभी फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, चीजें इजी हैं। जस्ट ट्रस्ट मी और रेगुलर क्लास में रहना। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या था हमारा जी? जनरल। रिकॉर्डिंग था हमारा जनरल। क्लासिफाइंग था हमारा क्या? लेजर। अब आ जाओ समराइजिंग। समराइज करने को अकाउंट की भाषा में बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस। अब मैंने ये टोटल किया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये टोटल किया, और मुझे ये पता चला एट लास्ट कि लास्ट में मुझे ना सोनू से एक्चुअली में टोटल मेरा बना कि लास्ट में मेरे को सोनू से 300 रुपए लेने हैं। मैंने ये सारी अमाउंट लिखी, मैंने यहाँ पे ये लिखा 100 रुपए मैंने उसको देने थे, 50 रुपए देने थे, 30 रुपए देने थे। मतलब टोटल मुझे इस साल उसको देने कितने थे? मुझे उसको देने थे 180 रुपीज। लेने कितने थे? 200 रुपए। अब एक्चुअली में इन टोटल देने कितने हैं? 20 रुपए। क्योंकि 180 लेने थे, 200 देने थे, कितना बैलेंस बचा? 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज कहाँ लिखा जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में। एक बार दोबारा से समझो भाई इस पॉइंट पर, थोड़ी सी आई थिंक कंफ्यूजन होगी, दोबारा से समझो इस वाले पॉइंट पर। देखो क्या है, ये मेरा सोनू का अकाउंट था, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, पर्टिकुलर आप लेना देना रीजन देख लेना, मैं सिर्फ आपको अमाउंट समझाने वाली हूँ। डेबिट है मतलब देना था, क्रेडिट है मतलब लेना था। टोटल आपको 200 रुपए लेने थे, टोटल आपको 200 रुपए लेने थे, लेकिन यहाँ का टोटल तो आपका कितना बना? यहाँ का टोटल तो 180 बना। यहाँ का, अरे यहाँ का टोटल आपका 180 बना। तो एक्चुअली में अब देने कितने हैं? बाय बैलेंस। बैलेंस कितना बचा? ये बाय क्यों आया? बैलेंस CD आता है, BD आता है, वो सब आगे समझेंगे, अभी सिर्फ
ध्यान से समझो। बाय बैलेंस, बैलेंस कितना बता, 20 रुपए हो गया ना टोटल। मतलब अब मुझे देने कितने हैं, 20 रुपए। अब मैं क्या बनाऊंगी, मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। ट्रायल बैलेंस में मैं यहाँ डेबिट आइटम लिखूंगी, यहाँ क्रेडिट लिखूंगी। देने हैं तो यहाँ पे मैं सोनू के नाम से चढ़ा दूंगी कि सोनू को एक्चुअली मुझे अब 20 रुपए देने हैं। तो ये क्या है कि मैंने समराइज कर दिया। मेरे पास सोनू, मोनू, टोनू, गोनू, गुन्नू, मुन्नू, चुन्नू सबके खाते थे। सबके अकाउंट्स को मैंने क्या कर दिया, एक ही अकाउंट में समराइज कर दिया कि इसको इतने लेने हैं और इससे इतने देने हैं। समराइजिंग समझ में आया। अब आ जाओ एनालिसिस। एनालिसिस में आपके कुछ टाइप ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, वो हम बाद में समझेंगे क्योंकि अभी बताऊंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। एनालिसिस में सिर्फ इतना समझो, जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं उनका ये देखना कि ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है या इनफेवरेबल बैलेंस है, और जो रिजल्ट आया है उसी को इंटरप्रिटेट करना। इंटरप्रिटेट करके क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी आपको, किसकी, बिजनेस की। अकाउंटिंग थोड़ा सा समझ में आया बस, कि एक्चुअली में अकाउंट्स में पढ़ना क्या होता है, सिर्फ ये समझ में आया, बहुत ज्यादा नहीं। अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, मेरे को सिर्फ इतना बताओ ये डेफिनेशन समझ में आई अच्छे से। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले हम रिपोर्ट करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम समराइज करते हैं, देन हम एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब कि रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट, मैडम कम्युनिकेट किसको कम्युनिकेट करते हैं, किसको बताना पड़ता है हमें, हमें बताना पड़ता है यूजर को। मैडम वो इज यूजर, हमारी कंपनी के खाते हैं, मेरे को बिजनेस चलाना है, तो यूजर कौन हुआ, किसको फर्क पड़ता है भाई मेरे अकाउंट से। यूजर आपके दो टाइप के होते हैं। आपके कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं जिनको आपके बैंक अकाउंट से फर्क पड़ता है, आपकी जेब में कितना पैसा है उससे फर्क पड़ता है, कितना भारी है आपकी जेब उससे फर्क पड़ता है। कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते, कुछ एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। अच्छा, इंटरनल तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, एक्सटर्नल मतलब बाहर की जनता दुनिया को क्यों फर्क पड़ता है, आओ चलो समझते हैं। देखो यूजर्स क्या है, इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर के अंदर आएंगे आपके ओनर। ओनर को पता होना चाहिए, ओनर का ये जानने का हक है कि कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है, कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है। क्यों, क्योंकि ओनर ने ही तो पैसा बिजनेस में लगा रखा है ना। एक पॉइंट और स्टार लगा के लिख लो, वैसे ये आपका सेकंड चैप्टर में आना है। ओनर जो पैसा लगाता है ना उसको कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो बेसिक टर्म्स, उसमें आपको ये पढ़ना है, लेकिन अभी क्या समझना है, अभी सिर्फ इतना समझो कि ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया। ओनर को फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट को फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को फर्क पड़ता है, एम्प्लॉय को ये पता है कि अगर कंपनी में घाटा होगा तो हमें निकाला जा सकता है, कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो हमारे भी ग्रोथ के चांसेस हैं, तो एम्प्लॉय को बिल्कुल फर्क पड़ता है। इंटरनल ऑडिटर्स को फर्क पड़ता है। अब ये ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटर वो होते हैं बेटा जो आपकी कंपनी की खातों को चेक करते हैं। वो ये देखते हैं, या आप कहते हो जो कंपनी के खातों को की देख रेख करता है, वो ये बताते हैं कि ये एंट्री इस तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती। समझ में आया, ठीक है जी। अब एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहर जनता को भी फर्क पड़ता है। बाहर एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन पर्सन है जिन्हें फर्क पड़ता है। सबसे पहले इन्वेस्टर, इन्वेस्टर 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 क्या होता है, इन्वेस्टर बच्चे वो पर्सन होते हैं जो कि आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। वो ऑनर नहीं है, वो ओनर नहीं है, उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको रिटर्न चाहिए। देखो एक टर्म होती है रिस्क, रिस्क हमेशा आपके ऑनर के पास आता है सबसे ज्यादा। समझ में आया। तो इन्वेस्टर के पास भी रिस्क होता है, नो डाउट। इसीलिए ही इसीलिए ही इन्वेस्टर को ये जानने का अधिकार है, वो जानने के लिए इच्छुक रहता है कि मेरी अकाउंट्स के रिकॉर्ड कैसे हैं, मेरी कंपनी की पोजीशन कैसी है।
क्योंकि उसको ये है कि अगर पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया तो कौन देगा मेरा पैसा? इसलिए इन्वेस्टर को भी जानने का राइट है। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स या लेंडर, जिससे आपने उधार दे रखा है। उधार बैंक में लेने जाओगे, बैंक वाला पहले ये देखेगा भाई तेरी जेब कितनी भारी है, तो मेरा उधार का पैसा चुका भी पाएगा या नहीं, जिसको आप कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हो। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? वो सिक्योरिटी जो हमें रखनी पड़ती है बैंक में या कहीं से भी जहां से मुझे लोन लेना होता है। ये आगे हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, अभी इस पॉइंट को छोड़ दो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी तो जानना है कि भाई तू इतना पैसा कमा रहा, तो तू टैक्स क्यों नहीं दे रहा? कस्टमर भी जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी के मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। कहीं मेरे को इस प्रोडक्ट की हैबिट हो जाए, आदत हो जाए और आगे कंपनी काम ही ना कर पाए। सप्लायर्स जो आपको सामान सेल आउट कर रहे हैं, लाइक आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है आपका सामान बनाने के लिए, उन्हें भी तो फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कुछ रेगुलर एजेंसीज हैं लाइक जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेट है, पब्लिक को फर्क पड़ता है, और कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं। मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट ये है कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो आपको उनके खातों से फर्क पड़ता है, सारी जनता आपके नियर बाय जो है उन्हें आपके अकाउंट से फर्क पड़ता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा काम नहीं कर रहे हो। देन बाय अकाउंटिंग, इसका आंसर मैंने अभी दिया। अकाउंटिंग पहले तो इन यूजर्स को इंफॉर्मेशन दी जाए, इन सबको ये बता दिया जाए कि भाई हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, हम तुम्हारा पैसा लौटा देगा। अब बाय अकाउंटिंग में पहला तो आप रिकॉर्ड बना सको। अगर हम ऐसे रिकॉर्ड बनाने लगे, सोनू को 100 दिए, मुन्नू से 20 लिए, टोनू से 30 लिए, इससे 20 लिए, प्लस माइनस, ये क्या है? कुछ भी नहीं है ये। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शन का रख सके, उसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिल्कुल, जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी के बेसिस पे अगर बिजनेस डाउन है तो डिसीजन लेके उसको अप में लेके आ सकते हैं, और अगर बिजनेस ऑलरेडी अप है तो उस पोजीशन पे ही उसको सस्टेन कैसे किया जाए, उसको सस्टेन उसको सस्टेन कैसे किया जाए, उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। लीगल कंप्लायंसेस, अगर आपको ये कानून ने बोला है कि आप सारा का सारा रिकॉर्ड रखोगे ताकि आप टैक्स की चोरी ना कर पाओ। टैक्स की चोरी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन का मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। कंट्रोल और मॉनिटर कर सके हम अपने खर्चों को, बिजनेस में कौन सा खर्चा काम का है, कौन सा खर्चा काम का नहीं है, कौन सा वो तरीका है जिसके थ्रू हम अपने खर्चों को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। उसी के हिसाब से हम फ्यूचर की प्लानिंग एंड बजट बना सके, और हम जो इंफॉर्मेशन हमारे स्टेक होल्डर के लिए यूज हो। अब एक वर्ड आया है स्टेक होल्डर। आगे ना आप सब एक टर्म बार बार सुनोगे अकाउंट्स में, जो कि होगा शेयर होल्डर। तो मैं यहीं पे आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या होता है। देखो, शेयर होल्डर तो वो पर्सन होते हैं बेटा जिन्होंने आपकी कंपनी के स्टॉक परचेज कर रखे हैं। समझ में आया? जिन्होंने आपकी कंपनी में कुछ अपना हिस्सा ले रखा है। लेकिन स्टेक होल्डर वो सारे के सारे पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं। मतलब कि आपका स्टेक होल्डर एक बड़ा सर्कल आप कह सकते हो, उसका शेयर होल्डर पार्ट होता है। शेयर होल्डर उसका एक पार्ट होता है। अगर अब मैं यहीं पे आपको एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देती हूँ, इज ऑल stakeholder are the shareholder and vice versa. Is this statement true? Is this statement true?
क्या सारे स्टेक होल्डर हमारे शेयर होल्डर होते हैं? मैं कहूंगी यस, बट नॉट वाइस वर्सा। सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होते हैं। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होते। सारे स्टेक होल्डर जो है वो शेयर होल्डर नहीं होते, लेकिन सारे शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर का पार्ट बनते हैं। ये वाले शेयर होल्डर हैं, देखो 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 देखो, ये वाले हमारे शेयर होल्डर हैं। ये सारे के सारे शेयर होल्डर हमारे बड़े सर्कल स्टेक होल्डर के अंदर आ रहे हैं। ये वाला हमारा स्टेक होल्डर है। तो मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे स्टेक होल्डर हमारे शेयर होल्डर नहीं होते, बट सभी के सभी शेयर होल्डर तो हमारे स्टेक होल्डर के अंदर ही आ रहे हैं ना। समझ में आ गया? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आई थिंक, बट लीव इट। एक बार वीडियो को अगेन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है वैसे, बट आगे ये चीजें दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये वाई अकाउंटिंग वाला पॉइंट और आपको समझ में आया? मेरे को ये बताओ। आगे आ जाओ। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आपका सेम वही आंसर देगा, बाय अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिल्कुल। प्रॉफिट को डिटरमाइन करना, हाँ जी बिल्कुल। फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग, सारे वही चीजें हैं, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको रीड आप खुद करोगे सभी। आगे डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन, देखो हर चीज की कोई ना कोई एडवांटेज होती है ना, तो उसकी लिमिटेशंस भी होती है। अब लिमिटेशन क्या है? मेरी पापा से लड़ाई हो गई, होती नहीं है बट लेट्स सपोज आपकी आपके फादर से लड़ाई होगी। आप एक बिजनेसमैन हो, कॉमर्स लिया है, फीलिंग ले लो बिजनेसमैन की। आप एक बिजनेसमैन हो, आपके आपके फादर से, आपकी मदर से, आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से लड़ाई होगी। आप क्या गए, आप अपने बिजनेस में गए, आप जहां भी आपका बिजनेस है या जहां भी आपका ऑफिस है, आप वहां गए। वहां पे आप, एक तो घर पे ही लड़ाई होगी थी, वहां पे जाके घर का गुस्सा आपने किसको उतार दिया? अपने एम्प्लॉय पे उतार दिया। एम्प्लॉय आपकी जॉब को छोड़कर चला गया। अब इससे क्या बिजनेस को कोई ना कोई नुकसान हुआ? क्या बिजनेस इससे अफेक्ट हुआ? यस, बिजनेस तो इससे अफेक्ट हुआ, बट क्या इस चीज को हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं? नो, नो। अकाउंट्स में क्या लिखते हैं? ओनली एंड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट आर रिलेटेड टू मनी। बाकी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन, लड़ाई झगड़े को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। इग्नोर द क्वालिटी फैक्टर, आप यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर करके चलते हो। आपके पास दो एम्प्लॉय हैं, आपके पास दो एम्प्लॉय हैं, एक है एम्प्लॉय ए, एक है एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो आपसे सैलरी ले रहा है दैट इज 18,000। एम्प्लॉय बी जो आपसे सैलरी ले रहा है दैट इज 20, दैट इज 23,000। दोनों सेम पोजीशन पे हैं। ये भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है, और ये भी हमारा, बहुत बड़ी पोजीशन ले ली, बट इट्स ओके, समझो बस। दोनों सेम पोजीशन पे हैं, दोनों टीचर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय बी काम बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर है, अब एक टर्म और, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर, YER। जहां भी ये ER आ गया ना, उसको बोल दो मालिक साहब, मालिक जी। जहां ये डबल E आ गया ना, ये होता है आपका वर्कर। तो ये नौकरी करने वाला, जो नौकरी कर रहा है, या नौकरी देने वाला, जो नौकरी दे रहा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो ये एम्प्लॉय बी है आपका,
ये अपनी सैलरी डिमांड कर रहा है क्योंकि ये काम बहुत करता है, ये हर चीज में हेल्प करता है। लेकिन मालिक ये कह रहा है कि जब हमारा एम्प्लॉय ए 18,000 में काम कर रहा है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है उसकी स्किल्स को, उसके नॉलेज को, उसके वर्क को। समझ में आया? ये हमारी अकाउंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इग्नोर कर देते हैं किसको, स्किल सेट को एम्प्लॉय के। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। मैंने एक बाइक परचेज करी जिसकी की गाइस एक सेकंड प्लीज। मैंने एक बाइक परचेज करी जिसकी कीमत जो है वो 20,000 है, ठीक है। आज के टाइम पे उस बाइक की कीमत जो है वो 50,000 हो चुकी है। अगर मैं मेरी पुरानी बाइक, ये मैंने जो 3 साल पहले परचेज करी थी और इसकी जो ये आज की वैल्यू है, अगर मैं आज भी इसको सेल करने लग जाऊं तो ये 20,000 की मैंने परचेज करी थी और ये मेरी 15,000 की सेल आउट हो जाएगी। क्यों? नहीं तो 50,000 की मिल रही है। तो एक्चुअली में अकाउंट्स जो है वो आपकी रियल पोजीशन नहीं दिखा पाता, हिस्टोरिकल डाटा उसमें रिकॉर्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू पर्सनल जजमेंट। आप अपनी पर्सनल जजमेंट उसके अंदर लेके आते हो। लाइक आपको ये देखना है, ये मेरी 20,000 वाली बाइक है, इस पे हर साल इसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है। उसके अंदर आप एक सब्जेक्टिव कंसर्न ही लेके आते हो कि कितनी वैल्यू बढ़नी चाहिए, कितनी वैल्यू कम होनी चाहिए। क्लियर? पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन की एक फैंसी सी टर्म यहाँ पे यूज की जाती है जिसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग को सिर्फ विंडो से ही समझो कि विंडो को क्या कर दिया, ड्रेस कर दिया। दिस इज ए विंडो। इस विंडो, ये हमारे पास एक विंडो थी, इस विंडो को आपने क्या कर दिया, इस विंडो को आपने कपड़े पहना दिए, विंडो को ड्रेस कर दिया। तो मैनिपुलेशन को ही विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। देयर में भी चांसेस, क्योंकि पर्सनल जजमेंट इंक्लूड होती है तो विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। कैसे? कि दिख तो रहा है कि अकाउंट में इस बाइक की कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन एक्चुअली में तो इस बाइक की कीमत आज के टाइम पे 20,000 रुपए ही है। मतलब खाते तो गलत दिखा रहे हैं। समझ में आया? तो मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू। सेम पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन नॉट कंसीडर्ड प्रॉपरली। देखो जो इन्फ्लेशन है, सबसे पहले तो यही समझो ये इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है बेटा महंगाई। इन्फ्लेशन होता है आपका महंगाई। महंगाई कितनी बढ़ रही है? जो आपकी महंगाई है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल तरीके से नहीं देख सकते। एक्चुअली में मैंने ये मान लिया कि जो फूड है, फूड में मैंने ले लिया एक ब्रेड का पैकेट, एक ब्रेड का पैकेट। वो मेरी ब्रेड का पैकेट आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले कितने रुपए का था? ये 10 रुपए का था। आज के टाइम पे कितना है? टुडे आज के टाइम पे वो 12 रुपए का है। कितने परसेंट बढ़ा? 20% बढ़ गया। तो 10 साल में हम कह रहे हैं कि महंगाई 20% हुई। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे ये हुआ कि मेरा एक हाउस है जो मेरे को आज से 10 साल पहले खरीदना था। ये मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है हमारी, जिसको मुझे 10 साल पहले मैं खरीदना चाहती थी। 10 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत थी हमारी 10 लाख रुपीस, 10 लाख। बट टुडे, आज के टाइम पे इस सेम प्लॉट की कीमत कितनी होगी? आज के टाइम पे सेम प्लॉट की कीमत होगी 15 लाख। कितने परसेंट का चेंज आया? 50%। घर में जो आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है दैट इज 50%। फूड में, ब्रेड में जो इन्फ्लेशन दिख रहा है वो है 20%। हाउ कैन यू से कि आपकी गुड्स पे कितना इन्फ्लेशन लगा है? क्लियरली तो आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? समझ में आया ये पॉइंट भी?
अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों यूज होती है, अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं, अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दो एक बार। अब देखो आगे, इसी से रिलेटेड हमारे पास ना 3 टर्म होती हैं। एक है अकाउंटिंग, एक है अकाउंटेंसी और एक है बुक कीपिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या, एक लाइन या सेंटेंस बोल सकते हो, आप लिख लो। जहां बुक कीपिंग, जहां बुक कीपिंग खत्म होगी, वहां से अकाउंटिंग शुरू होगी, वहां से अकाउंटिंग शुरू होगी। समझ में आया? अकाउंटिंग में क्या आता है? नहीं, पहले बुक कीपिंग। कीपिंग में क्या आता है? बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्ड, वेट मैम, रिकॉर्ड, यस, यही वाला रिकॉर्ड। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, देन दिस इज योर बुक कीपिंग, दिस इज योर बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड और फाइनेंशियल डाटा सब कुछ आता है। तो बुक कीपिंग इज लाइक हमारे पड़ोस के किरियाने की दुकान, जो ये बोलता है मैंने तेरे को 5 तारीख को 20 रुपए का सामान बेचा था। दिस इज योर बुक कीपिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट बना लिया जिसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया, 5 तारीख को इसको सामान बेचा, 25 तारीख को इसको बेचा, 20 तारीख को इसको बेचा, टोटल इतना सामान उधार में बेचा, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा मेरा वापस रिकवर नहीं हो पाया। उसका रीजन मेरा ये था, फ्यूचर में मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ, या फ्यूचर में मुझे इस इंसान को सामान उधार पे देना नहीं है। ये क्या किया मैंने, इंटरप्रिटेट किया, मैंने एनालाइज किया। समझ में आया? तो मैडम ये अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है आपकी एक तरीके की लर्निंग। अकाउंटेंसी या कह सकते हो आप नॉलेज, अकाउंटेंसी को कह सकते हो आप नॉलेज। कैसे? आपने एक नोटिस किया हो आपकी बुक के बाहर ना अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट्स को खातों को बनाने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है, वो नॉलेज आपको इस बुक से मिलती है, तो ये बुक है आपकी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है कि एक्चुअली में मुझे अकाउंटिंग करनी कैसे है, द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इज द अकाउंटेंसी। समझ में आ गया ये भी बहुत अच्छे से? बिल्कुल बढ़िया। अब अकाउंटिंग जो है वो आपकी कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। मेनली आपके बुक के अंदर 3 ब्रांचेस आपको दे रखी हैं। अभी जो आपको पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बी कॉम के अंदर आएगी, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा आपका और हायर लेवल पे आ जाती है, जिसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कह सकते हो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। गॉट इट? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। आपकी 11th एंड 12th पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप की कॉस्ट होती है, कैसे उन्हें कम कर सकती हूँ, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट, जो आप बीकॉम में पढ़ने वाले हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? एट लास्ट हम पढ़ते हैं हमारे कुछ सिस्टम है अकाउंटिंग के, जो है एक डबल एंट्री सिस्टम एंड नेक्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है जहां पे एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इम्पैक्ट, टू इम्पैक्ट।
टू अफेक्ट। एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कैसे काम करता है डबल एंट्री? हमारा पूरा का पूरा वर्क डबल एंट्री पे ही बेस है। हमें जो आगे जर्नल एंट्री सीखनी है पूरी 11th में, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ आपका एक चैप्टर आना, आई थिंक दैट इज 18 चैप्टर। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका इनकम्प्लीट सिस्टम बोला जाता है, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा ही करके उस चैप्टर का नाम है, वो भी करेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने परचेज किया क्या? आपने परचेज किया एक फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास फर्नीचर आया। अगर आया तो मैं उसको क्रेडिट कर रही हूँ। मैं सिर्फ अभी तुम्हें कोई रूल नहीं समझा रही, मैं तुम्हें जनरल समझा रही हूँ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। फर्नीचर आया, कोई भी चीज आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट, जर्नल रूल है। अभी आगे अकाउंटिंग के रूल समझेंगे, अभी जर्नली सिर्फ इतना समझो, कोई भी चीज आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट। फर्नीचर आया तो हमने क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर आया तो कुछ ना कुछ गया भी होगा। क्या गया? कैश गया, कैश को कर दिया डेबिट। एक खाता मेरा क्रेडिट हुआ तो दूसरा अकाउंट मेरा डेबिट होगा। दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम। इट्स कंप्लीट रिकॉर्ड एंड मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री क्या होता है? सिंगल एंट्री यू जस्ट रिकॉर्ड दैट वी परचेज फर्नीचर इन कैश, दैट्स इट। क्लियर हुआ? पूरा चैप्टर समझ में आया? किसी भी बच्चे को कहीं पे किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताओ। आज की क्लास में हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो, मैं 1-to-1 कमेंट का रिप्लाई करूंगी जरूर। बट कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। जहां डाउट है वहां आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है कनिष्का एलावत 2000@gmail.com। एक बहुत बेहतर सीरीज स्टार्ट करी है ये हमने, जिसका मैं चाहती हूँ सभी बच्चे फायदा उठाएं। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करना इसे बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए यहीं पे अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट ए वेरी वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ